ठीक है, टॉपिक क्या नाम है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब ध्यान से सुनेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो अभी तक हमने क्या देखा था? अभी तक हमने देखा था कि मेंडलीव साहब ने जो लॉ दिया था वो लॉ, उस लॉ के बेस पे उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के बेसिस पे। लेकिन बाद में जब रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवरी हो गया, आइसोटोप का डिस्कवरी हो गया, आइसोबार का डिस्कवरी हो गया, जब इन सभी चीजों का जब डिस्कवरी हो गया तो हेनरी मोजली जो साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा क्या कि एलिमेंट्स का फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक मास नहीं है, उससे भी बढ़िया फंडामेंटल प्रॉपर्टी उसका कौन होता है? एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। उन्होंने देखा, हेनरी मोजली ने पाया कि सारे एलिमेंट्स का जो एटॉमिक नंबर होता है ना, एटॉमिक नंबर, वो सारे एलिमेंट्स का यूनिक होता है। मतलब अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो किसी और एलिमेंट्स का मजाल नहीं है कि उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाए? 1। मतलब सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर क्या होता है? यूनिक। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एलिमेंट। तो हेनरी मोजली ने क्या देखा कि सारे एलिमेंट्स का नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है ना वो यूनिक होता है। कोई दो एलिमेंट का नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम कभी भी नहीं होता है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है एलिमेंट टू एलिमेंट जो है वो इंक्रीज करता है आपका 1 by 1। समझ में आ रहा है? और चाहे दो या दो से एक एलिमेंट्स के चाहे 3 आइसोटोप हो, चाहे 1000 आइसोटोप हो, सबका नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? हमेशा सेम। जैसे मैंने बताया था कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, बताया था कि बताया था? प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। कितने आइसोटोप हो गए? कितने मास हो जाएंगे? 3। लेकिन अगर मैं बात करूंगा उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन की, भले ही 3 आइसोटोप है लेकिन सबके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? 1। तो ये जो नंबर ऑफ आइसोटोप, ये जो आपका जो समस्या था, आइसोटोप वाला जो समस्या था, वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो ये समस्या क्या हो जा रहा है? आपका क्लियर हो जा रहा है। इस पे कोई मतलब दिक्कत नहीं आ रहा है हमें। तो हेनरी मोजली ने क्या बोला? हेनरी मोजली ने 1913 में अपना एक लॉ दिया कि उसका लॉ का क्या नाम था? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। उस लॉ को देने से पहले उन्होंने बोला कि एलिमेंट्स का फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक मास नहीं होता है, एलिमेंट का उससे भी ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है उसका एटॉमिक नंबर। और हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर यूनिक होता है। और जब हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज करेंगे तो आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी रिपीट करेगा। एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या करेगा? यानी बोल सकते हैं कि एलिमेंट का प्रॉपर्टी पीरियोडिकली रिपीट करेगा। क्या हम लोग बोल सकते हैं कि एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी कैसे रिपीट करेगा? पीरियोडिकली रिपीट करेगा। मतलब आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम उसका प्रॉपर्टी वापस क्या करेगा? रिपीट करेगा। तो उन्होंने अपना एक लॉ दिया है ना, हेनरी मोजली ने क्या दिया? एक लॉ, जिस लॉ को क्या बोलते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। वो लॉ क्या था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब मेंडलीव ने क्या बोला था? The properties of elements are the periodic function of the atomic masses। इसने क्या बोला? The properties of elements are the periodic function of the atomic number। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर हम लोग एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज करेंगे तो आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद उसका प्रॉपर्टी क्या करेगा? रिपीट करेगा। समझ में आया? ये किसने लॉ दिया था? हेनरी मोजली ने। कौन सा लॉ? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और इसी लॉ पे बेस्ड है हमारा आज का टेबल, इसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो किसने बनाया था? बोर वर्नर ब्यूरी। और आप लोग बोलोगे सर इस लॉ पे बेस्ड है तो भाई हेनरी मोजली ने क्यों नहीं बनाया? मैंने बताया था ना, वो मर गए थे। ठीक है, तो इस थ्योरी पे बेस्ड किसने लॉ बनाया था? किसने टेबल बनाया था? बोर वर्नर और ब्यूरी। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? बताओ, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? तुम बताओ। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, फिजिकल सीधा प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। अब मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या था? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। क्लियर है? क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या होता है? तो हम बोलेंगे इट मीन्स दैट इफ वी अरेंज द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर देन देयर प्रॉपर्टीज विल रिपीट पीरियोडिकली, या देयर प्रॉपर्टीज विल रिपीट आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, या आफ्टर फिक्स इंटरवल। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? उसको पढ़ते हैं फटाफट। देखिए,
1930 में रेडियो एक्टिविटी, आइसोटोप, आइसोबार, एटम्स, न्यूक्लियाई का डिस्कवरी के बाद हेनरी मोजली ने क्या मॉडिफाई किया, किस टेबल को, मेंडेलीव के पीरियोडिक लॉ को मॉडिफाई किया, उसको ठीक किया। और ठीक कैसे किया, उन्होंने शो किया, उन्होंने बताया कि एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है ये मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है किसके तुलना में, एटॉमिक मास की तुलना में, और वो बेटर तरीका होगा अगर हम एलिमेंट को उसके बेसिस पे क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, किसके बेसिस पे, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। और एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है रेगुलरली बाय 1 फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, बट एटॉमिक मास डज नॉट। क्या एटॉमिक मास एक एक का अंतर इंक्रीज करता है क्या, नहीं, लेकिन आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या करता है, एलिमेंट टू एलिमेंट एक एक क्या करता है, आपका इंक्रीज होता है। फिर एटॉमिक नंबर ऑफ एवरी एलिमेंट इज फिक्स्ड। हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है, फिक्स। जैसे हाइड्रोजन का क्या है, हीलियम का कितना है, फिक्स है कि नहीं, लेकिन नंबर नो टू एलिमेंट्स हैज द सेम एटॉमिक नंबर, और कोई दो एलिमेंट का सेम एटॉमिक नंबर नहीं होता है। ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर एक एलिमेंट का चाहे जितने भी आइसोटोप्स हो जाए, लेकिन सबके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, सेम। सबका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम। जैसे क्लोरीन का मान लो 2 आइसोटोप लेते हैं, क्लोरीन के मैंने कितने आइसोटोप्स लिए, 2। अब मान लो क्लोरीन एक ही एलिमेंट है लेकिन उसके 2 आइसोटोप्स है, तो दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा, सेम होगा, सेम ही होगा। लेकिन भाई अगर मैं मास की बात करूं, एटॉमिक मास की, दोनों की मासेस क्या हो जाएंगे, अलग अलग। तो एटॉमिक मासेस के बेसिस पर अगर हम अरेंज करते हैं तो क्लोरीन को हमको पीरियोडिक टेबल में कितना जगह देना पड़ेगा, 2। लेकिन अगर हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज करते हैं तो क्लोरीन को केवल कितना जगह देना पड़ेगा, 1। क्योंकि चाहे जितने भी आइसोटोप्स हो जाए उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन में से क्या होता है, सेम होता है। लेकिन अगर आइसोटोप्स बदल जाता है, अगर आइसोटोप्स बहुत सारा होता है, सबका एटॉमिक मास में क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसलिए अगर हम एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अगर टेबल को अरेंज करते हैं तो हमको बहुत दिक्कतें आएंगी। तो हम उन्होंने बोला किस पे अरेंज करना चाहिए, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। फिर कोबाल्ट और निकल का समस्या भी समाधान हो गया। आपको पता होना चाहिए उन्होंने क्या किया था, कोबाल्ट को पहले रखा था और निकल को क्या रखा था, बाद में। जबकि कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज्यादा होता है और निकल का एटॉमिक मास क्या होता है, कम होता है ना। लेकिन जैसे ही जब एटॉमिक नंबर के बेसिस पे वो अरेंज किए तो कोबाल्ट जहां था वहीं रह गया, निकल जहां था वहीं रह गया, क्योंकि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर निकल के एटॉमिक नंबर से क्या था, 1 कम था, और निकल का एटॉमिक नंबर कोबाल्ट के एटॉमिक नंबर से कितना था, 1 ज्यादा था। तो एटॉमिक मास के बेसिस पे वो गलत हो जा रहा था, लेकिन एटॉमिक नंबर के बेसिस पे वो क्या हो गया, सही हो गया। बात समझ में आ रहा है। उन्होंने क्या किया था अपने टेबल में, कोबाल्ट को पहले रखा था मेंडेलीव ने, और निकल को कहां रखा था, बाद में। और कोबाल्ट का एटॉमिक मास क्या था, ज्यादा, इसका क्या था, कम। लेकिन उनके थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, कोबाल्ट का एटॉमिक मास क्या था, ज्यादा था, इसको इधर रखना चाहिए था, इसको इधर रखना चाहिए था, लेकिन वो ऐसे नहीं रखे थे। तो वहां पे ये उनका क्या बन गया था, लिमिटेशन था ये इसका, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का, रॉन्ग अरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक मासेस। लेकिन जब ये इन्होंने जब अरेंज किया तो कोबाल्ट जैसे था वैसे ही रह गया। क्यों, क्योंकि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, कम था, और निकल का एटॉमिक नंबर क्या था, ज्यादा था। एक का अंतर था। समझ में आया कि नहीं आया। इस कारण से ये कोबाल्ट और निकल का जो रॉन्ग अरेंजमेंट था मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में, उसका भी हमारा समाधान निकल गया जब उन्होंने किस बेसिस पे अरेंज किया एलिमेंट्स को, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। और इतना सब कुछ ऑब्जर्वेशन करने के बाद मोजली ने मेंडेलीव के पीरियोडिक लॉ को ठीक किया और उन्होंने अपना लॉ दिया। क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अभी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, मैंने बता दिया आप लोगों को कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर्स। याद हो जाएगा, क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। इट मीन्स इफ एलिमेंट्स आर अरेंज, इसका मतलब क्या होता है, अगर एलिमेंट्स को हम अरेंज करेंगे in order of increasing atomic numbers, then the elements having similar properties will occur या will repeat after कितना, fixed intervals। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आते हैं क्या, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब बात कर रहे हैं हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को क्या बोलते हैं हम लोग, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब ये टेबल किसने दिया था, तो उस लॉ के बेसिस पे, किस लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बेसिस पे बोर वर्नर ब्यूरी ने एक टेबल तैयार किया, पीरियोडिक टेबल बनाया, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्लासिफाई किया। और इस टेबल को हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये जो टेबल है इसके बारे में स्टडी करते हैं, इसमें देखो आप वर्टिकल कॉलम्स है, क्या है इसमें, वर्टिकल कॉलम्स है, और इसमें हॉरिजॉन्टल क्या है, रोज है। ठीक है, उन लोगों ने क्या बोला, वर्टिकल कॉलम को बोला ग्रुप
हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोला? पीरियड। तो कितने ग्रुप आपको दिख रहे हैं इसमें बताइए? 18। पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप होते हैं? क्यों? क्योंकि इसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। गिनो यहाँ से, 1 है, 2 है, और लास्ट में कितना है? यानी कितने वर्टिकल कॉलम्स है इसमें? 18 वर्टिकल कॉलम्स है। दैट मींस देयर आर 18 ग्रुप्स। कितने हॉरिजॉन्टल रोज है? 7। तो कितने पीरियड्स हो गए? 7। देयर आर 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्लियर है? कोई बात है? नहीं। अब देखो इस टेबल में उतना क्लियर नहीं हो रहा, बहुत सारा कलर्स हो गया है इसमें आइए, ये थोड़ा सा क्लियर है। इसमें आप देखो ये जो टेबल है, इस टेबल में यहाँ पे एक जिगजैग लाइन दिख रहा होगा, दिख रहा है? ये जिगजैग लाइन जो आप देख रहे हो, जैसे बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमोनी है, जो आप देख रहे हो ये जिगजैग लाइन, ये जिगजैग लाइन पीरियोडिक टेबल को 2 हिस्सों में बांट देता है। कितने हिस्सों में? 2। इस जिगजैग लाइन पे जो भी आपका एलिमेंट्स आ रहा है, ये सब आपका मेटलॉइड्स है। क्या है? जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, ये सब क्या है आपका? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेटलॉइड्स। मतलब ये मेटल्स के प्रॉपर्टी को शो करते हैं और नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टी को शो करते हैं। और ये जिगजैग लाइन जो है वो पीरियोडिक टेबल को 2 हिस्सों में बांट देता है। बायां वाला जो हिस्सा होता है ये सारा कहलाता है मेटल्स, और दायां वाला जो हिस्सा होता है जो ग्रीन में आपको दिख रहा है उसको क्या कहलाता है? नॉन मेटल्स। क्या कहलाता है? नॉन मेटल। एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि जिगजैग लाइन जो है सेपरेट करता है टेबल को 2 हिस्सों में, मेटल्स में और नॉन मेटल्स में। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा कि वो जिगजैग लाइन पे कौन सा एलिमेंट्स है? मेटलॉइड्स। बोलेगा गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ मेटलॉइड्स, तो क्या दे दोगे आप? सिलिकॉन, जर्मेनियम दीजिएगा। तो सबसे बढ़िया मेटलॉइड्स कौन है? सिलिकॉन और जर्मेनियम या आर्सेनिक। कोई दिक्कत? ऐसे आप कोई भी दे दोगे सही है, बट बढ़िया कौन लग रहा है? अच्छा कौन सबसे बढ़िया है? सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक। क्लियर है? बोलिए क्लियर है? बताइए कितने ग्रुप्स होते हैं आपके पास? 18। कितने पीरियड्स होते हैं? पीरियड किसको बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रोज को। और ग्रुप किसको बोलते हैं? ठीक है। जिगजैग लाइन क्या शो करता है? किसको बताता है? किस एलिमेंट को बताता है? जिगजैग लाइन के लेफ्ट साइड क्या होता है? मेटल्स। राइट साइड? मेटल्स। वेरी गुड। अब देखिएगा इस पे आप देखोगे कि यहाँ पे नीचे कुछ 2 आपको एलिमेंट्स का आपको दिख रहा होगा हॉरिजॉन्टल रोज। यहाँ पे ग्रुप पीरियड नंबर 6 में 57 से 71 वाला जो भी एलिमेंट्स है उन सबका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है जनरली। इस कारण से क्या किया गया, क्योंकि वो सारे टेबल में फिट नहीं हो पाते, इसलिए 57 से 71 वाले वो निकाल के कहाँ दिया गया है? यहाँ। ठीक है, टेबल में वो फिट नहीं हो पाता, इसी कारण से कहाँ रखा गया इसको? बाहर। इसको क्या बोलते हैं? लैंथेनॉइड। क्या बोलते हैं? लैंथेनॉइड बोलते हैं या लैंथेनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड या लैंथेनॉइड। क्यों बोलते हैं लैंथेनाइड, लैंथेनॉइड? बिकॉज ये किधर कहां स्टार्ट होता है? लैंथेनाइड से स्टार्ट होता है। कहां से है? लैंथेनाइड से होता है, इसलिए इधर से निकला हुआ एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड्स। एस लगा देने का मतलब इसके सीरीज में जो भी आ जाएगा सब आ जाएगा, इसको जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? या लैंथेनॉइड्स भी बोलते हैं इसको। वैसे ही यहाँ पे एक्टिनाइड दिख रहा है आपको, तो यहां से निकाल के यहां रखा गया है, इसको क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड या एक्टिनाइड्स या एक्टिनॉइड्स। समझ में आया कि नहीं आया? तो 57 से 71 और फिर नीचे कितना है? 89 से 103। ये दोनों जो है ये आपका एक लैंथेनॉइड्स है और एक क्या है? एक्टिनॉइड्स है। दोनों को बाहर निकाला गया है। क्यों निकाला गया है? बिकॉज ये इतना सारा एलिमेंट को टेबल में फिट कर पाना क्या था? मुश्किल था। देखा जाए तो फ्यूचर में जो हमारे पास और भी जो रिसर्च होगा तो बाद में ये फ्यूचर में क्या बनने वाला है? लिमिटेशन तैयार हो रहा है यहाँ पे अगला साइंटिस्ट, फ्यूचर साइंटिस्ट। तो अभी तक तो ये लिमिटेशन नहीं है, अभी तक तो ये लिमिटेशन है नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में आफ्टर कोई ठीक नहीं है, 10 साल 20 साल 15 साल बाद, ठीक है, जब आप ही लोग जैसे बच्चे पढ़ रहे होंगे इस क्लास में, तो हो सकता है कि डिस्कवरी हो जाए कि ये इस टेबल को हम हटाए, कुछ नया दिमाग लगा दे, इससे और आसान कर दें हम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो उस समय ये क्या हो जाएगा? उसके लिए लिमिटेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये लिमिटेशन। फिर इसको हटा कर कुछ दूसरा टेबल तैयार करेंगे हम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आप जरा सोच के देखो, जब मेंडलीव का टेबल चल रहा होगा अभी तक दुनिया में, उस समय तक, उस समय उसी को माना जा रहा होगा, उसी को पढ़ाया जा रहा होगा, नहीं पढ़ाया जा रहा होगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कौन पढ़ाता होगा? वही पढ़ाता होगा सब। लेकिन जैसे ही जब डिस्कवर हो गया ये, उसका उसको कोई पढ़ा रहा है नहीं, कौन सी में आ गया? वो लिमिटेशन हो गया, वो ड्रॉबैक हो गया उसका, अब वो हट गया, अब नया टेबल आ गया। समझ में आ रहा है नहीं? इसमें सारा चीज सही है, लेकिन बहुत सारी बातें इसमें हैं जो खामियां भी हैं, लेकिन उसका अभी तक उसके ऊपर हम लोग रिसर्च नहीं कर पाए, रिसर्च चल रहा है। ये क्लियर है? बोलिए ना, क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, 3 से लेकर देखो हम लोगों को पढ़ना, ध्यान दीजिए, क्लास 10th में ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक के एलिमेंट्स को हम लोगों को नहीं पढ़ना है।
ध्यान रखिए, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है, इस पर दिमाग माथा नहीं फोड़ना है। बात समझ में आ रहा है? कहां से कहां तक? 3 से लेके कहां तक? 12 तक। और ये जो भी एलिमेंट था वो कौन सा एलिमेंट था? ट्रांजिशन एलिमेंट था। तो क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांजिशन एलिमेंट। और हम लोग जो पढ़ेंगे ग्रुप 1, 2 और उसके सीधा कहां से 13 से कहां 18, ये सब आपका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है। क्या है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो हम लोगों को क्लास 10th में कौन से एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के बारे में केवल पढ़ना है, जो किस ग्रुप से किस ग्रुप तक एग्जिस्ट करते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 और उसका सीधा कहां से 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो ध्यान रखिएगा, मेरे से क्वेश्चन मत कीजिएगा 3 से लेकर 12 के लिए, फिर सेशन लंबा हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा बोर्ड के लिए। तो केवल बोर्ड के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं और उसके लिए ध्यान देना है हम लोग को। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं, हम केवल बात करते हैं ग्रुप का बात करेंगे और किससे बात करेंगे? पीरियड का बात करेंगे। तो अब पहले स्टार्ट करते हैं पीरियड के बारे में देखते हैं। पहला पीरियड को बोलते हैं हम वेरी शॉर्ट पीरियड। क्या बोलते हैं? वेरी शॉर्ट। फिर उसके बाद क्या होता है? शॉर्ट। फिर क्या होता है? लॉन्ग। फिर वेरी लॉन्ग। समझ में आ रहा है? कितने पीरियड्स हमारे पास? 7 पीरियड्स हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब ये जो आप देख रहे हो, जो हम पीरियड की जो बात कर रहे हैं, इसमें आप देखो, इसमें अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो क्या होता है? 1। इसका कितना होगा? 1। उससे क्या हो जाएगा? 2। इसका क्या होगा आपका? इसका क्या होगा? 2 1। क्या होगा इसका? 2 1। इसका क्या होगा? 2 2। इसका क्या होगा? 2 3। इसका क्या होगा? 2 4 2 6 2 5 2 6 2 7 2 8। और ध्यान रखिएगा, हम लोग को पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं। हॉरिजॉन्टल रो में गया ना, इसमें एक हॉरिजॉन्टल रो में हम कहा गए? एक पीरियड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हम पीरियड नंबर कौन सा देखे हैं? 2। पीरियड नंबर 2 का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, आपने गौर किया होगा कि पीरियड जब 2 की जब हम बात किए तो सबके पास कितने सेल्स हैं? बताइए कितने सेल्स हैं? बताओ ना। KL सब में KL राहुल मत समझ लीजिएगा, ठीक है? सब में कितना कितना है? KL दिख रहा है, मतलब क्या वो सेल लग रहा है? तो पीरियड नंबर 2 में कितना सेल? 2 सेल। पीरियड नंबर 1 में कितना सेल? 1 सेल। तो आप क्या देख रहे हो? पीरियड से हम क्या बात जा रहा है? नंबर ऑफ सेल्स। अगर हम पीरियड नंबर 1 की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, केवल कौन सा सेल है? K सेल। पीरियड नंबर 2 का बात करेंगे तो कौन आ जाएगा? KL। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जैसे जैसे हम पीरियड 1 से 2 में जाएंगे तो एक सेल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फिर 2 से 3 में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सेल बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन एक पीरियड की बात करें, केवल एक पीरियड में अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या सेल का संख्या बढ़ेगा या घटेगा? क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इन अ पीरियड नंबर ऑफ सेल इज सेम टू ईच एंड एवरी एलिमेंट। क्लियर है? लेकिन अगर हम ग्रुप में अगर ऊपर से उतरते हैं तो नंबर ऑफ सेल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे देखेंगे तो हमारा नंबर ऑफ सेल, इसके पास केवल K सेल होगा, इसके पास KL हो जाएगा, इसके पास KLM हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे ऐसे देखो, ग्रुप में अगर हम टॉप से बॉटम जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर हम पीरियड में अगर जाएंगे लेफ्ट से राइट तो नंबर ऑफ सेल क्या रहेगा? सबके पास सेम रहेगा। क्लियर है? चलो तो कुछ बात हम देख लेते हैं, हम लोग कुछ थोड़ी देख लेते हैं। पहले जो नोट में कुछ थ्योरीज है उसको खत्म करते हैं, फिर उसके बाद हम टॉपिक पे आएंगे। देखो, हॉरिजॉन्टल रोज को हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियड। क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। कितने पीरियड्स होते हैं हमारे पास? 7। देखो, फर्स्ट पीरियड को क्या बोला जाता है? वेरी शॉर्ट पीरियड। उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं? 2। सेकंड थर्ड को क्या बोलते हैं? शॉर्ट पीरियड कितने एलिमेंट होते हैं? 8। 4 और 5 को क्या बोलते हैं? लॉन्ग पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं? 8। और ये 6 7 को क्या बोलते हैं? वेरी लॉन्ग। ठीक है? और देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इज फिक्स्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन बी अकोमोडेटेड इन वेरियस सेल्स ऑफ एन एटम। क्या लिखा हुआ? इसका मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इज फिक्स्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन बी अकोमोडेटेड इन वेरियस सेल्स ऑफ एन एटम। मतलब एटम्स के वेरियस सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही, आप जो वैलेंस सेल की बात कर रहे हैं, किस सेल की बात कर रहे हैं? वैलेंस सेल। उतना ही नंबर ऑफ जनरली क्या होता है इसमें? एलिमेंट्स होता है। किसमें? पार्टिकुलर पीरियड में। ध्यान रखिएगा, K सेल था पहला में, K में कितना था? 1 और 2। तो कितना एलिमेंट था उसमें? पहला वाला पीरियड में कितना था? 2 ही था ना। केवल सेल में कितना था हमारे पास? 1। और मैक्सिमम कितना कैपेसिटी था उसका? 2। अब आ जाओ सेकेंड पीरियड में, K आया और कौन आया? L। अब K आया और L आया तो वो पता है कि L हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 8। तो कितने एलिमेंट्स है उसमें? 8। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लास्ट थर्ड देखो,
It is the number of valence electron which decide which will be the first and which will be the last element of fifth period. ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें बोल रहा है क्या कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएगा कि पीरियड में कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। देखो इसका कितना था 2 1, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना था 1, तो पहले आया। इसका कितना था 2 2, तो दूसरा नंबर पे आया। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 था, इसमें क्या है 2, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 3, तो कौन सा नंबर पे आया 3 नंबर पे आया। कौन सा नंबर पे आया नहीं आया 1 2, और कौन सा नंबर पे आएगा और ये कौन सा नंबर पे आएगा 4। तो आप देख रहे हो कि एक पार्टिकुलर पीरियड में एलिमेंट का पोजीशन जो होता है कि कौन पहले आएगा कौन दूसरा नंबर पे आएगा कौन तीसरा नंबर पे आएगा, वो कौन डिसाइड करता है, कौन डिसाइड करता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन डिसाइड करता है, नहीं समझ में आ रहा है समझ में। आप देखो एक पीरियड में जो एलिमेंट का पोजीशन है कि कौन फर्स्ट में आएगा कौन सेकंड में आएगा कौन थर्ड में आएगा, वो कौन डिसाइड कर रहा है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ये बात। चलिए अब हम बात करते हैं ग्रुप का। इसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट जो आएगा ये इंपॉर्टेंट है, ये सब ये इसी हिसाब से क्वेश्चन आएगा आपको। चलिए फटाफट इसको रिवीजन करते हैं। कितने ग्रुप होते हैं हमारे पास 18 वर्टिकल कॉलम, उसको क्या बोलते हैं ग्रुप। एलिमेंट इन अ ग्रुप डू नॉट हैव कंसेक्यूटिव एटॉमिक नंबर। एक ग्रुप में क्या एलिमेंट्स के लगातार एटॉमिक नंबर होते हैं नहीं, ऊपर में सीधा 1 है, नीचे क्या जाएगा 3। हाइड्रोजन था ऊपर में, नीचे क्या था लिथियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, लिथियम में कितना होता है 3, क्या लगातार है नहीं। ऑल एलिमेंट इन अ ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक बात और ध्यान से देखिए, एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट आते हैं सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है सेम। कैसे, देखो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे क्या आया था 2 1, यहाँ पे क्या आएगा 2 8 1। आप क्या देख रहे हो कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। यानी एक ग्रुप में आप जब टॉप से बॉटम की ओर आओगे तो सारे एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है सेम। यानी ग्रुप 1 एलिमेंट में सबके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ग्रुप 2 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 2। 13 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे सबके 3, याद है 13 में कितना 3, 14 में 15 में 16 में नहीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, वैलेंसी की बात नहीं, किससे बात कर रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 13 में कितना हो जाएगा 3, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7 और 18 में कितना 8। तो बताओ, आप बताओ कौन सा ग्रुप ऐसा है जो नोबल गैस का एलिमेंट्स रखता है, कौन सा ग्रुप 18। क्यों, क्योंकि उसको आउटर मोस्ट ऑर्बिटल क्या होते हैं फुलफिल्ड होते हैं। अब जिसका आउटर मोस्ट फुलफिल्ड है उसको रिएक्शन करने की जरूरत है, वो तो ऑलरेडी पहले से स्टेबल में, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग इनर्ट गैस या नोबल गैस। पूछ सकता है आपसे ग्रुप 18 एलिमेंट्स में कौन से कैसे एलिमेंट्स रहते हैं, तो बोलेंगे क्या जिनका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल फुलफिल होता है उनको हम क्या बोलते हैं नोबल गैस या इनर्ट गैस। कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो यहाँ पे ऑल एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब मैं देखो जब एक ग्रुप में सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो हम बोल सकते हैं कि एक ग्रुप में सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सिमिलर है। सेम नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सिमिलर। सिमिलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन सब में क्या है सेम। क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं। ये पॉइंट हो गया। और कौन सा पॉइंट है इसके बारे में, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज एज वी गो डाउन। सही बात है, जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे नंबर ऑफ सेल्स क्या हो जाता है बढ़ जाता है, बढ़ता नहीं बढ़ता है। अब बताओ ग्रुप 1 में पहला एलिमेंट जो होता है उसके पास कितने सेल्स 1। ग्रुप 1 में जो दूसरा एलिमेंट होगा उसका कितना सेल हो जाएगा 2, जो तीसरा सेल होगा उसका तीसरा एलिमेंट कितना हो जाएगा 3। समझ में आ रहा है। चलो एलिमेंट जो 1 2 और 13 से 18 इसको क्या बोलते हैं, और आपको 3 से 12 क्या बोलते हैं, और 3 से 12 हम लोगों को पढ़ना है क्या, ये हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, ये कब पढ़िएगा 11th में। अब आ जाइए आगे। द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 57 से 71 को क्या बोलते हैं लैंथेनाइड्स, और 89 से 103 को क्या बोलते हैं एक्टिनाइड्स। और ये दोनों सीरीज का सिग्नल प्रॉपर्टीज है, लेकिन इसको नीचे के रो में क्यों बना रखा गया है, बिकॉज ताकि वो पीरियोडिक टेबल में क्या आ जाए फिट आ जाए, इसी कारण उसको अलग निकाल के रखा गया टू फिट इट इन द पीरियोडिक टेबल। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है पोजीशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। आपको पता ही है कि जिगजैग लाइन पीरियोडिक टेबल को 2 हिस्सों में क्या करता है बांट देता है।
बायां वाला हिस्सा क्या कहलाता है? मेटल्स। और दायां वाला हिस्सा क्या कहलाता है? नॉन मेटल्स। और जिगजैग यानी जो बॉर्डर लाइन है उसमें जो भी एलिमेंट्स उसको क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स। क्या बोलते हैं? चलिए अब आते हैं ट्रेंड्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अब देखो पहला कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर, वैलेंसी, साइज ऑफ एटम, मेटालिक कैरेक्टर, केमिकल रिएक्टिविटी, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ये सब क्या है हम देखेंगे कि जब भी हम पीरियोडिक टेबल में, जब हम किसी पार्टिकुलर पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्या असर पड़ेगा, और जब हम पार्टिकुलर ग्रुप में टॉप से कहां जाएंगे, बॉटम जाएंगे, इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्या असर पड़ेगा। क्लियर है? अब पहला बात देखने जा किस पे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप ही बताओ किसकी बात हो रही है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। अब आप ही लोग बताओगे, यहाँ पे मैं टेबल दिखाता हूँ सभी को, ठीक है? देखना कहां लिख दे इसको। आप बताओ जब हम एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? पक्का बात है? जब हम एक ग्रुप में, जब हम टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? इट रिमेन्स कांस्टेंट, इट रिमेन्स सेम। जैसे ग्रुप 1 में हम टॉप से बॉटम जाएंगे, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 1। ग्रुप 2 में हम टॉप से बॉटम जाएंगे, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? क्या होगा? 2। यानी सेम है कि नहीं है? यानी हम बोल सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जब हम स्टडी करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे, तो हम ये देखते हैं कि इन अ पीरियड व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8। इन अ ग्रुप व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज सेम। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज सेम टू ईच एंड एवरी एलिमेंट। बोलिए पहला कैरेक्टरिस्टिक क्लियर है? बोलिए क्लियर है? देखो फटाफट इसको पढ़ लो। लिखा हुआ है ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एलिमेंट्स इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8। एक्सेप्शन में क्या होगा? इन द फर्स्ट पीरियड ये इंक्रीज करता है कहां से? 1 से कहां जाता है? केवल 2 तक। केवल कुछ पीरियड की बात है ये, पहला पीरियड। बाकी सब में कहां से कहा? 1 to कहां तक इंक्रीज करता है? 8 तक। ऑल द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? क्या क्लियर है? ये क्लियर है? पक्का? आप ही लोग बताओ ग्रुप 1 एलिमेंट्स के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? कितना होता है? 1। ग्रुप 2 के पास 2, ग्रुप 13 के पास 3, ग्रुप 14 के पास 4। समझ में आ रहा है? ग्रुप 18 के पास 8। ठीक है? फर्स्ट पीरियड में जो पहला एलिमेंट होगा उसके पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? 1। दूसरे के पास 2। सेकेंड पीरियड में जो आप देखो सुनिएगा, सेकेंड पीरियड में जो पहला एलिमेंट होगा उसके पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा? 2, 2, 1। दूसरा के पास कितना हो जाएगा? क्या? वही तो बोल रहे हैं 2, 1। 2, 1 में कौन सा? 1। दूसरा के पास कितना होगा? 2। तीसरा के पास 3। समझ में आ रहा है? चलिए अब बात करेंगे इसका हम एटॉमिक नंबर का। आप बताओ पीरियड में जब हम जाते हैं लेफ्ट से राइट तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? इंक्रीज करता है। एटॉमिक नंबर क्या करता है? इंक्रीज करता है कंसेक्यूटिवली, लगातार। लेकिन अगर आप जाओगे आप ग्रुप में टॉप से बॉटम तो क्या एटॉमिक नंबर लगातार इंक्रीज करता है? नहीं। 1 के पास सीधा कहां गया? 3। नहीं कर रहा है। चलिए उसके बाद हमारा थर्ड प्रॉपर्टी क्या देखेंगे हम लोग? वैलेंसी। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लिए हो तो वैलेंसी कोई बड़ा बात नहीं है, आपको पता होना चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है कि जब हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं पीरियड में तो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है कहां से? 1 से कहां तक? 8 तक। यानी हमारा वैलेंसी हमारा इंक्रीज 1 से कहां तक जाएगा? 4 तक जाएगा। फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4, देन डिक्रीजेस फ्रॉम 2 कितना? कहां जाएगा? 0। होगा कि नहीं होगा? जैसे जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा उसका वैलेंसी क्या होगा? 1। जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा उसका वैलेंसी क्या होगा? 2। जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा वैलेंसी क्या होगा? 3। जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगा वैलेंसी क्या होगा? 4। लेकिन जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया उसका वैलेंसी फिर से क्या हो जाएगा? 3। समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लूज बाय द एटम ऑफ एन एलिमेंट, याद है? और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा उसका कितना होगा वैलेंसी? 2। जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा उसका वैलेंसी कितना होगा? 2।
जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होगा उसका वैलेंस कितना होगा 0। बात समझ में आ रहा है। तब बताओ जब आप बाएं से दाईं ओर बढ़ रहे हैं तो वैलेंसी पहले इंक्रीज हो रहा है 1 से लेकर कहां तक 4 तक, और फिर डिक्रीज हो गया कहां तक 0 तक। क्लियर है। चलिए वही लिखा हुआ है कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड वैलेंसी स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड इंक्रीजेस टिल कहां तक 4 एंड देन डिक्रीजेस टू 0। क्लियर है। और बताओ इसमें ग्रुप का नहीं लिखा हुआ है, एक ग्रुप में सबका वैलेंसी क्या होता है सेम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम तो वैलेंसी भी क्या हो जाएगा समझ में आ रहा है ना। बोलिए एक ग्रुप में सारे एलिमेंट्स का वैलेंसी क्या होता है सेम। अब बताओ G1 एलिमेंट में सबका वैलेंसी कितना होगा 1, G2 एलिमेंट में 2, G13 में 3, G14 में 4, G15 में 5 कितना होगा 3, G16 में 2, G17 में 1 और G18 में 0। समझ में आ गया। अब आते हैं साइज ऑफ एटम पे आते हैं। इस बार हम लोग साइज ऑफ एटम ध्यान देंगे। साइज ऑफ एटम की बात कर रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या है हमारा साइज ऑफ एटम। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। एटम के साइज को हम बताते हैं एटम के रेडियाई से। बात समझ में आ रहा है। कौन सा एटम बड़ा है कौन सा एटम छोटा है ये कैसे पता चलेगा उसके रेडियस से, जिसको वो एटम का रेडियस क्या बोलता है एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस कैसे पता चलेगा ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग बाएं से दाईं ओर जाएंगे एक पीरियड में तो क्या होगा ध्यान दीजिएगा। हम लोग कहां से कहां जा रहे हैं बाएं से दाएं, तो बाएं से दाएं जाइएगा। जैसे मैं एक पीरियड का एग्जांपल लेके दिखाता हूं इसका 2 1 2 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8। ध्यान से दीजिएगा देखिएगा इसमें सबके पास कितने सेल, पीरियड नंबर 2 में सारे एलिमेंट्स के पास कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं 2। बीच में क्या होगा न्यूक्लियस, कितना सेल है इसके पास 2 सेल, और इसमें लास्ट वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, इसमें लास्ट वाले में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, इसमें लास्ट वाले में कितना इलेक्ट्रॉन है 3, इसमें लास्ट वाले में कितना इलेक्ट्रॉन है 4, इसमें कितना है, इसमें कितना है 6। इस पे मैं इतना दिमाग काहे लगा रहा हूं क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है बोर्ड में। देखिए अब जरा देखिए आप गौर से बाएं से दाईं ओर आप देखेंगे कि बाहर वाला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, ठीक है। और जब 1 इलेक्ट्रॉन है तो जाहिर सी बात है आप बताओ ये एटॉमिक न्यूक्लियाई जो होगा इसको उतना कस के नहीं पकड़ ले होगा इसका न्यूक्लियस। देखो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा होता है माइनस और न्यूक्लियस कैसा होता है प्लस। अब बोलो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होता है न्यूट्रॉन भी होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, चार्ज किसके ऊपर होता है प्रोटॉन के पास, इसलिए न्यूक्लियस किस चार्ज का हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, खींचेगा नहीं खींचेगा बोलिए। और देखिएगा निगेटिव यहाँ एक ही ना है तो इसको अभी इसको उतना कसके नहीं खींचेगा ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन बढ़ गया 2। अब इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया तो यहाँ पे फोर्स भी क्या हो जाएगा ये बढ़ जाएगा, ज्यादा फोर्स से खींचेगा ये। तो ज्यादा फोर्स से खींचेगा तो इसका जो बाहर का सर्किल थोड़ा सा क्या हो जाएगा छोटा, हुआ कि नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका एटॉमिक रेडियाई इससे क्या हो जाएगा कम। फिर इस पे आइए कितना इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन को और कैसे खींचेगा, और कैसे खींचेगा तो क्या हो जाएगा इसका रेडियाई और क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। फिर इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो गया तो इसका रेडियाई और से भी क्या हो जाएगा कम। समझ में आ रहा है। यानी आप क्या देख लो किसी भी एक पीरियड में जब हम बाएं से दाएं ओर जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या होता है डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। जब एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होता है तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा इंक्रीज की डिक्रीज। तो समझ में आ गया कि जब हम जाते हैं बाएं से दाएं ओर एक पीरियड में तो एटम का साइज क्या करता है डिक्रीज होता है। क्या होता है डिक्रीज। समझ में आया। यानी व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज ऑफ एटम क्या होगा डिक्रीज। बोले क्लियर है। अब आइए कहां से टॉप से बॉटम इन अ ग्रुप।
अब देखो ग्रुप में आते हैं, आप लोग देख के बता दोगे। एक ग्रुप में जब आप ऊपर से जाओगे इसके पास कितना सेल है, इसके पास कितना सेल है, जाहिर सी बात है रेडियस क्या हो गया इसका, इसमें 3, इसका रेडियस और क्या हो जाएगा, बढ़ जा रहा है। तो आप जब आप ग्रुप में जब हम टॉप से बॉटम आते हैं सीधा नंबर ऑफ सेल बढ़ जा रहा है। इसमें तो नंबर ऑफ सेल्स आपके पास सेम ही था, इसमें तो सीधा क्या बढ़ गया, नंबर ऑफ सेल्स। तो नंबर ऑफ सेल बढ़ गया तो नंबर ऑफ रेडियाई भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो जब रेडियस बढ़ गया तो भाई एटम साइज ऑफ एटम भी क्या हो जाएगा, यानी जब हम लोग टॉप से आएंगे कहां पे, बॉटम में, तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस की डिक्रीजेस। इस पे ये आपका VVI है, इससे क्वेश्चन आता है। आप देखो जब हम टॉप से बॉटम आ रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जा रहा है। तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है वो तो न्यूक्लियस से बाहर वाला जो रेडियस होगा, इसमें रेडियस छोटा था, इसमें रेडियस सीधा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इसमें रेडियस और बढ़ गया। तो देख रहे हो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। काहे इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज हमारा एक एक घर क्या हो जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, सीधा इतना गैप बढ़ गया है। यानी हम टॉप से बॉटम आते हैं इन अ ग्रुप तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। क्यों, रीजन पूछेगा वाई, तो क्या बोलोगे, बिकॉज द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस, बिकॉज द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। चार हो गया, पांचवा पे जाते हैं। मेटालिक कैरेक्टर क्या है, देखो मेटालिक कैरेक्टर है, ध्यान देंगे। अब आप इसमें कुछ करना नहीं, एकदम थोड़ी है, नॉर्मल है। आप बताओ बाईं ओर क्या है, दाईं ओर क्या है, यानी हम बाएं से दाएं जाएंगे तो मेटल से किसमें घुस रहे हैं, यानी आप बाएं से दाएं ओर जाइएगा तो मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और क्या बढ़ेगा, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। सिंपल सा फंडा है। अब वही आप डाउन द ग्रुप आओगे मेटल की तरफ तो मेटल में ही रहोगे, और नॉन मेटल क्या किसमें रहोगे, नॉन मेटल्स में ही रहोगे। क्लियर है। अब आते हैं केमिकल रिएक्टिविटी। अब बताओ केमिकल रिएक्टिविटी पहले पढ़ लो थोड़ी, आप लोग क्या लिखा हुआ है, और मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। ऐसा क्यों हुआ, आप बताओ। जब हम बाएं से दाएं की ओर जब बढ़ रहे थे तो मेटालिक प्रॉपर्टी क्या हो रहा था, घट रहा था, और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी क्या हो रहा था। तो क्या होगा, जब हम मेटल से नॉन मेटल की तरफ बढ़ते हैं, लेफ्ट से कहां बढ़ते हैं, राइट, तो मेटालिक प्रॉपर्टी घट रहा है, तो हमारा केमिकल रिएक्टिविटी में क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन जैसे ही तनका और आगे बढ़ते हैं तो भाई हमको क्या मिल जाता है, नॉन मेटल, है नहीं, है कि नहीं। तो क्या हो गया, तो पहले आपका केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगा, घटा, और बाद में फिर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है। चलो अब आ जाओ ग्रुप में। ग्रुप में आओगे तो देखो मेटल्स की तरफ आप जाओगे तो केमिकल एक्टिविटी ऑफ मेटल्स क्या होगा, इंक्रीजेस। जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे टॉप से बॉटम तो मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होगा, इंक्रीज। लेकिन नॉन मेटल की तरफ जब बढ़ोगे डाउन द ग्रुप तो मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होगा आपका, क्या होगा, डिक्रीज। क्या होगा, मेटल्स के तरफ में ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है। लेकिन आप नॉन मेटल की तरफ जाओगे तो आपका वहां पे, सॉरी केमिकल रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं ना, तो हम मेटल्स की तरफ जब अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा बताइए, लिखा हुआ है, बता दो तो देख करना, नहीं लिखा हुआ है, द केमिकल एक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीजेस ऑन डाउन द ग्रुप। और नीचे क्या लिखा हुआ है, केमिकल एक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स डिक्रीजेस डाउन इन अ ग्रुप। क्या सीखे, अगर हम मेटल्स की तरफ अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो केमिकल एक्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन भाई अगर नॉन मेटल्स की तरफ अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो केमिकल एक्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन अगर हम बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो हमारा केमिकल एक्टिविटी डिक्रीज होता है, फिर क्या होता है, इंक्रीज होता है। और लास्ट है हमारा क्या, नेचर ऑफ ऑक्साइड। आप लोग बताओ बाईं ओर क्या है, दाईं ओर क्या है, यानी मेटल क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड्स, बेसिक नेचर का, और नॉन मेटल्स क्या बनाता है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, जो कि इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक। यानी हम बाएं से दाईं ओर जाएंगे हम बेसिक ऑक्साइड का प्रॉपर्टी क्या होगा, घटेगा, और एसिडिक ऑक्साइड एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है। और हम एक ग्रुप में जब हम टॉप से बॉटम जाएंगे सब बेसिक ही रहेगा, क्योंकि भाई मेटल्स की तरफ अगर बढ़ते हो ग्रुप में नीचे तो मेटल कैसा बनाता है, मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, बेस। यानी ग्रुप में अगर आप आओगे मेटल की तरफ से टॉप से बॉटम तो सारा कैसा रहेगा, बेसिक रहेगा। अब भैया आप नॉन मेटल में जाओगे टॉप से बॉटम सारा कैसा रहेगा, एसिडिक रहेगा। क्लियर है, चैप्टर खत्म।